नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ एपेक शिखर सम्मेलन। प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण खेलों से पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है एक चीनी प्रांत। मौसम की मार झेल रहा है चिली का फल उद्योग। अब समाचार विस्तार से। यूएसए ने हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें एशिया प्रशांत देशों के नेताओं ने सैन फ्रांसिस्को में शिरकत की। इसका मकसद व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एपेक न सिर्फ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि आर्थिक एकीकरण पर भी जोर देता है। आपको बता दें कि एपेक बैठक से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपस में मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंध से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। चीन में इन दिनों किसान सर्दियों के लिए फसल की कटाई में व्यस्त हैं। फसल की आपूर्ति के लिए शांतोंग प्रांत के लीनी काउंटी में सैकड़ों हेक्टेयर पत्तेदार सब्जी पककर कटाई के लिए तैयार है। वहीं हपे प्रांत के आनफिंग काउंटी में भी बड़े पैमाने पर उगाए गए पेड़ों और कंपनियों और सहकारी समितियों के तालमेल से अरबी की फसल भी पककर तैयार है। इसके अलावा छोंगशिंग के फुलिंग जिले में भी 35,666 हेक्टेयर सब्जियां कटाई के लिए तैयार है। आंकड़ों की माने तो हर रोज 1,000 टन सब्जी बाजारों में पहुंचाई जाती है, ताकि उपभोक्ताओं को खाने में कई विकल्प मिल सके। दक्षिण पश्चिमी चीन का एक अनोखा पहाड़ी क्षेत्र क्वेचो प्रांत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। क्वेचो को क्वांगशी से जोड़ने वाली एक नई हाई स्पीड रेल ने टूरिस्टों का तांता लगा दिया है। याओशान का एक पुराना गांव अपने लुभावने नजारों और सांस्कृतिक अनुभव के लिए सैलानियों के बीच खासा मशहूर है, और इसी लोकप्रियता ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के मौके भी पैदा किए हैं। पारंपरिक संस्कृति ने इस साल 2,40,000 टूरिस्टों को आकर्षित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा हवा में गुब्बारे की सवारी जैसी गतिविधियों के जरिए लीशु गांव जैसे शहरों में विकास और रोजगार के मौके दोगुने हो गए हैं। सर्दियों ने पूर्वोत्तर चीन के एक शहर के नदी के किनारे का नजारा पूरी तरह से बदल दिया है। साल की पहली ठंड ने बर्फ से ढके परिलोक का निर्माण कर दिया है। चिलिन प्रांत की सोंगहुआ नदी शहर की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, नदी के किनारे उगे पेड़ों पर हल्की हल्की धुंध छा जाती है। ठंड की परवाह किए बगैर आम लोग और सैलानी इस नजारे का लुत्फ उठाने पहुंच जाते हैं। बांग्लादेश ने परिवहन को बढ़ाने के लिए दोहोजारी और कॉक्स बाजार को जोड़ने वाली 103 किलोमीटर लंबी नई रेलवे का उद्घाटन किया। एशियाई विकास बैंक द्वारा बनाई गई इस परियोजना में चीन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और चीन रेलवे समूह का सहयोग भी शामिल है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि यह रेल लिंक काफी जरूरी था, क्योंकि इससे चट्टग्राम, कॉक्स बाजार और ढाका के बीच यात्रा का समय काफी कम हो गया है। इस परियोजना में कॉक्स बाजार में एक सीप के आकार का रेलवे स्टेशन शामिल है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। 34,419 वर्ग मीटर में फैला यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिससे करीब 46,000 लोग हर रोज यात्रा कर सकेंगे। प्रमुख फल निर्यातक चिली को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बदलते मौसम ने फसलें खराब कर दी हैं और निर्यात भी कम होता दिख रहा है। अल नीनो यानी असामान्य तापमान, बेमौसम बरसात के चलते फसल खराब हो रही है, जिसमें अंगूर और चेरी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जून में भारी बारिश से कई जगहों में बाढ़ आ गई, जिससे फलों के पेड़ प्रभावित हुए। नवंबर की असामान्य बारिश ने सामान्य शुष्क मौसम को बदल दिया, जो कि फलों के उगने के लिए जरूरी है। लगातार बारिश, कम तापमान और कम धूप के कारण पकने में देरी हो रही है। मौसम की मार से उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है और रोजगार और विदेशी मुद्रा आय पर भी बुरा असर पड़ा है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पिछले कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने में इसकी खास भूमिका रहती है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहां विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिए हर बार नए समाधान सामने आते रहते हैं। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान
मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो खुद ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आइए जानते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं लॉजिक के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव दिमाग काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले जॉन मैकार्थी के अनुसार एआई अध्ययन का क्षेत्र है जो बुद्धिमान मशीनें, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने पर केंद्रित है। इसमें इस बात की खोज शामिल है कि कैसे मशीनें मानव के समान इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर सकती हैं, जिसमें सोच, सीखना, निर्णय लेना और समस्या समाधान शामिल है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में चीन की बात करें तो चीन उस क्षेत्र में काफी आगे है। फेशियल रिकॉग्निशन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीन के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। खरीदारी करते समय फेशियल रिकॉग्निशन से पेमेंट किया जा सकता है, यात्रा करते समय इससे ट्रेन में सवार हो सकते हैं, मोबाइल फोन का लॉक खोल सकते हैं। आजकल चीन में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। आज की नई पीढ़ी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में उभर रहा है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास में नई उम्मीद जगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिनों दिन हमारे उत्पादन और जीवन शैली बदलता है। आंकड़ों के अनुसार अब चीन में फेशियल रिकॉग्निशन से संबंधित उद्यमों की संख्या 10,000 से अधिक है और अनुमान है कि साल 2024 तक इसका बाजार 10 अरब युआन यानी करीब 100 अरब रुपए से अधिक होगा। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साल 2019 के अंत में फेशियल रिकॉग्निशन का राष्ट्रीय मापदंड बनाने का काम शुरू हो चुका है। हाल के वर्षों में चीन व्यक्तिगत सूचना की रक्षा पर जोर दे रहा है। इंटरनेट सुरक्षा कानून, ई कॉमर्स कानून और नागरिक कानून संहिता आदि में व्यक्तिगत सूचना की सुरक्षा पर साफ और स्पष्ट नियम बनाए गए, जिसका उद्देश्य है कि चेहरा पहचानने की तकनीक और अच्छे से समाज को फायदा पहुंचाएगी। आज डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेज विकास हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यापक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। 5G और औद्योगिक इंटरनेट के मिश्रण से डिजिटल चाइना और स्मार्ट समाज के निर्माण में तेजी आ रही है, जिससे चीन के आर्थिक विकास में नई उम्मीद जगने लगी है। यकीनन इससे विश्व आर्थिक विकास के लिए ज्यादा अवसर पैदा होंगे। वहीं भारत की बात करें तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरुआती दौर में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए भारत के उद्योग जगत ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि भारत एआई के प्रति एक ऐसे दृष्टिकोण की वकालत करता है जो खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही पर जोर देता है। वैश्विक समुदाय के लिए अनियंत्रित तकनीकी नवाचारों को नियामक ढांचे में एकीकृत करते समय सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि इसके चलते हानिकारक ऑनलाइन वातावरण फैल सकता है। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। भारत की केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग जल्द ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम यानी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करेगा। इसके पहले चीन ने अपने 3 स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की थी, जिसके बल पर वह साल 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुवा बनने की सोच रहा है। खैर, भारत और चीन ने व्यापक भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। जहां चीन की नई पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस योजना का लक्ष्य एआई के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व और सुरक्षा है, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही को प्राथमिकता देती है। दोनों देश एआई के विकास में सहयोग, जिम्मेदारी और मानवता की भलाई की वकालत कर रहे हैं। एआई अनुसंधान और नवाचार में अपने निरंतर प्रयासों के साथ भारत और चीन एआई विकास के भविष्य को सकारात्मक दिशा में आकार देने के लिए तैयार है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।